Now, lethal effects in human beings. लीथल इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में. नाउ इन ह्यूमन बींग्स डिजीज़ रिलेटेड टू लीथल्स. लीथल से रिलेटेड डिजीज़ हम लोग अब पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल्स में ह्यूमन में कौन कौन से हैं. फर्स्ट है आपका ब्रैकीफेलेंगी. ब्रैकीफेलेंगी क्या है? फैलेंग्स कहते हैं हैंड्स के, ये जो बोन्स हैं उसे फैलेंग्स बोलते हैं. तो ये एक तरह की डिजीज़ है जो ह्यूमन बींग्स में है. उसमें क्या होता है? पर्सन्स हैविंग शॉर्ट फिंगर. फिंगर जो हम लोग ये दिख रहा है, ये फिंगर्स, ये फिंगर का लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाता है. एपरेंटली हैविंग 2 जॉइंट्स इन देयर फिंगर्स. और उनमें 2 जॉइंट्स. अब जैसे मेरे हाथ में आप देखें कितने सारे जॉइंट्स हैं. 1 जॉइंट्स एंड 2 जॉइंट्स एंड दिस वन इज 3rd जॉइंट्स. ये 3 जॉइंट्स आपके हैं. बस इन दिस केस ब्रैकीफेलेंगी आप देखिए इस तरह से होगा. एक ही जॉइंट्स हो गए और दूसरे यहाँ बेस पे होंगे. इस तरह से, इस तरह से 2 जॉइंट्स होंगे. एक तो लेंथ शॉर्ट होगा और उसमें जैसे हम लोग में नॉर्मल में 3 जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आपके 2 जॉइंट्स होंगे. तो उस तरह के जो डिजीज़ है उसे कहते हैं ब्रैकीफेलेंगी. नेक्स्ट आपका है सिकल सेल एनीमिया. ये आप अच्छे से इसके बारे में सुना भी होगा. सिकल सेल एनीमिया थोड़ा सा इस तरह कर दे आपको पूरा. सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया में आपका जो रेशियो है लीथल का वो आपका 3:1 की जगह पे 2:1 आएगा. वो देखिए यहाँ पे. अब यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल ये क्रॉस लिए. क्या है सिकल सेल एनीमिया में? हीमोग्लोबिन जो है आपका, हीमोग्लोबिन का शेप, जो हीमोग्लोबिन जिस ब्लड में रह रहा है, जानते हैं आप आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो उस आरबीसी का शेप जो है वो सिकल शेप, इस तरह से बिल्कुल कि ऐसे थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट आपका, जो आपका इस तरह से होना चाहिए सर्कल में, वो आपका टिल्ट हो जाता है, सिकल के शेप में वो हो जाता है. इसलिए डिजीज़ का नाम है सिकल सेल एनीमिया. और इसमें आप देखेंगे जैसे लीथल में पहले भी आप प्रीवियस क्लास में देखें कि कैरियर को ही हमेशा क्रॉस में लिया गया है कि होमोजाइगस ले लेंगे अगर इसमें, तो वो होमोजाइगस कंडीशन आपका फैटल होगा और वो कभी पेरेंट्स नहीं बन रहा है, रेसेसिव. और ये सिकल सेल एनीमिया भी जो ये जो डिजीज़ है ये रेसेसिव लीथल के ही एग्जाम्पल्स हैं. तो इसमें ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैरियर को लिया गया है. सिकल सेल के कैरियर ये हीमोग्लोबिन HbS जो है ये सिकल सेल जीन कैरी कर रहा है. HbA जो है ये आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन को ये कैरी कर रहा है. ठीक है. तो सेम ऐसा ही इस साइड भी लिए हैं. और ये देखिए यहाँ नीचे लिखे ये हेट्रोजाइगस है, सेम नहीं है. यहाँ एक पे A है, एक पे S है, इधर भी A है, S है, इसलिए बोथ आर हेट्रोजाइगस एंड बोथ आर कैरियर. कैरियर मीन्स कि ये कैरी कर रहा है सिकल सेल के जीन को, बट देखने में आपका ये ऊपर से ये आपका डोमिनेंट है A वाला, नॉर्मल वाला, तो इसलिए ये कैरियर है, बट ये नॉर्मल है. ये भी आपका कैरियर है. ठीक है. जीनोटिपिकली देखेंगे तो ये आपका कैरियर है, और फिनोटिपिकली आपका ये ऐसे नॉर्मल होगा. तो जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये 2 टाइप्स के आपके गैमिट प्रोड्यूस करेंगे. अगर इस तरह के कैरी करने वाले तो आपके इस तरह के होंगे दोनों. और जब क्रॉस करेंगे तो आपका जो प्रोजेनी होगा वो प्रोजेनी एक हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हो जाएगा होमोजाइगस रेसेसिव, और सेंटर में हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन. अगर रेशियो देखें तो ये वाला 1/4, यानी ये 2/4, ये भी 1/4, यानी 1:2:1. ये 1 वाला जो है ये रेसेसिव वाला ये आपका फैटल हो जाएगा, फैटल एनीमिया, यूजुअली डाइज.
ये डाई कर जाता है। तो रेशियो जो है 1:2 का ही रेशियो आएगा जो लीथल में आता है। 1 जो है वो नॉर्मल है, डिजीज़ फ्री है, और 2 जो है वो फिर कैरियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का जैसे पेरेंट्स है वैसे ही कैरियर ये होगा। एग्जिबिट्स सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये डिजीज़ फ्री हो गया, ये नॉर्मल। नो सिकलिंग ऑफ आरबीसीज, इसमें आपका सिकलिंग वाला आरबीसी नहीं होंगे इसमें। यहाँ सिकलिंग होगा थोड़ा सा, इस तरह से देख रहे हैं थोड़ा सा सिकलिंग हो रही है अंडर रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन। ये आरबीसी जो है क्या करता है, हीमोग्लोबिन को आपको इसमें आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो उसका काम क्या है, मेन पर्पस ऑक्सीजन कैरी करना। तो ये जो ऑक्सीजन कैरी करेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन आपके रिड्यूस हो जाएंगे, कम रहेंगे। तो वैसे कंडीशन रिड्यूस ऑक्सीजन का प्रेशर होने से वो आपका सिकल से के जैसा पूरा नहीं बट थोड़ा सिकलिंग इसमें शो हो रहा है, ये देखिए, और इनसे डिफरेंस है। Now it produce both type of hemoglobin due to co-dominance। को-डोमिनेंस का जितना इसका है आपका डोमिनेंसी उतना ही इसका भी डोमिनेंसी है, तो उसको कहते हैं को-डोमिनेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैरियर, ये वाला आपका रेसेसिव, और ये आपका लीथल हो जाएगा, ये वाला यूजुअली डाइज, और इस तरह से सिकल जैसे आपका ये शेप ले लेगा आरबीसी। इधर इधर दोनों से डिफरेंट है, तो ये आप देख रहे हैं। सफ़र फ्रॉम लीथल एनीमिया, ये लीथल एनीमिया से ये सफ़र और ये डाई कर जाएगा, ठीक है। तो रेशियो 1:2 का ही रेशियो आएगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका लीथल जीन का। ना द डिजीज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय ए जीन हीमोग्लोबिन एस, HbS। ये जीन आपका रिस्पॉन्सिबल है सिकल सेल एनीमिया के लिए, विच इज़ लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन, विच इज़ क्या है, लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। देखा आपने, ये वाला होमोजाइगस कंडीशन में ये लीथल हो रहा है। बट हैज़ ए स्लाइट डिटेक्टेबल इफेक्ट इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। बट हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसमें कुछ डिटेक्टेबल तो है ही, कि थोड़ा दिख रहा है वहाँ पे भी, क्योंकि वो कैरियर है तो वहाँ पे भी सिकल सेल के साइन हैं। सो कॉमा प्रोड्यूसिंग सिकल सेल ट्रेट, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, सिकल सेल कैरेक्टर। नाउ द होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन ये हो गया आपका HbS जनरली डाई ऑफ फेटल एनीमिया। द होमोजाइगस कंडीशन जो है आपका जनरली डाई कर जाएगा ऑफ फेटल एनीमिया में। द हेट्रोजाइगस और कैरियर, हेट्रोजाइगस को कैरियर भी बोलेंगे, जिसमें कि एक आपका ए कंटेनिंग नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, एक सिकल सेल कंटेनिंग हीमोग्लोबिन है, इसलिए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन और कैरियर। सो साइन ऑफ माइल्ड एनीमिया, माइल्ड हो गया कि एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं एकदम कम, माने उसमें मीडियम बीच वाला कंडीशन है। माइल्ड एनीमिया एट देयर आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड इन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी में आरबीसी जो है वो सिकल का शेप ले लेता है थोड़ा। A marriage between two carriers, therefore, results in carrier and normal offspring in the ratio of 2:1। 2:1 के रेशियो में आपका ये आएगा। इसमें देखा है आपने, यहाँ पे इसको रख दे रहे हैं, आप अच्छे से इसको पूरा आपको ड्रॉ कर लेना होगा। और ये बेस्ट एग्जांपल है, ये 2 जगह आपके काम आएंगे, अभी ये लीथल जीन में भी, और फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लियोट्रोपिक जीन, वहाँ पे भी आपका ये आएगा, ठीक है।
कोडोमिनेंस में भी आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आपको शिवानी मैम पढ़ा रही हैं वहाँ पे भी ये आएगा कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में भी, कि कोडोमिनेंस में कि दोनों को हम कैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल इक्थायोसिस। कॉन्जेनाइटल इक्थायोसिस ये भी एक टाइप का डिजीज़ है, इसमें भी लीथल हो जाते हैं। ये आपके चिल्ड्रन में है। नाउ एट बर्थ चिल्ड्रन अफेक्टेड विथ दिस डिजीज हैव ए क्रस्ट लेदरी स्किन विथ डीप फीचर्स डाउन टू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज। क्या है इसमें, ये बच्चे में है, बर्थ के टाइम में ये डिजीज़ होगा और इसमें कैसा स्किन कैसा है, हैव ए क्रस्ट लेदरी स्किन, लेदर लाइक, ये क्रस्ट लेदर लाइक स्किन, लेदर देगा जो जिससे जूता बनता है आपका, उस तरह के स्किन होंगे, विथ डीप फीचर्स, बहुत उसमें गड्ढे जैसे आपके रहेंगे, डीप फीचर्स। जैसे सपोज करिए कि आपका स्किन है, ये ऊपर का लेयर है, इसमें स्किन में अंदर भी बहुत सारे इस तरह से लेयर होते हैं। ठीक है, ये सब लेयर अंदर है। जब ये डिजीज़ होगा तो ये ऐसे बहुत डीप फीचर्स, इसको कहते हैं इस तरह से, ये है आपका फीचर्स और लेयर आपके इस तरह से काफ़ी गड्ढे, इस तरह से गड्ढा जैसा स्किन में, कि जैसे गड्ढे जैसे बन जाते हैं, वो लेदर लाइक आपका स्किन है, क्वालिटी जो उसकी लेदर लाइक होगी और उसमें बहुत डीप फीचर्स होंगे, डाउन टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, बताया ना, डाउन कहाँ तक ये जाएगा अंदर, सब क्यूटेनियस, जैसे ऊपर क्यूटेनियस सब क्यूटेनियस लेयर, तो ये सब लेयर है, क्यूटेनियस लेयर सब क्यूटेनियस लेयर, तो वहाँ तक ये बहुत नीचे डाउन कहाँ तक जा रहा है, सब क्यूटेनियस लेयर तक आपका ये फीचर्स जो हैं वो जाएंगे। कॉमा द फीचर्स लीड टू ब्लीडिंग, और उस जो गड्ढे जैसे ऐसे बने रहेंगे, ऐसे देखिए जैसे ऐसे आपको दिखा रहे हैं ऐसे कैसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसे ऐसे गड्ढे जैसे बन रहे हैं, वही बहुत डीप चला जाएगा और वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड वहाँ से निकलेगा। ब्लीडिंग जब हो रही है यानी कि कट जैसा हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। सो ब्लीडिंग होगी, इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली डेथ, जो है चाइल्ड का डेथ हो जाएगा, फुल स्टॉप। Congenital ichthyosis occurs only when there occurs homozygous condition for its recessive lethal genes। homozygous recessive lethal gene का ये भी एग्जाम्पल है आपका, जो एग्जाम्पल सिकल सेल में था कि वहाँ पे भी होमोजाइगस रेसेसिव का ही क्रॉस था, यहाँ पे भी रेसेसिव लीथल जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है ना, आपका होगा रेसेसिव लीथल जीन होगा। ठीक है, आपको पूरा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट डिजीज़ है हंटिंगटन्स कोरिया इन मैन। ये डिजीज़ है हंटिंगटन्स कोरिया, किसमें है, मैन में है। ठीक है, मैन में ये हो रहा है, तो ये मैन जो है इट मीन्स कि ये डिजीज़ जो है एक बहुत कम डिजीज़ है। ज़्यादातर जो आपके इस तरह के लीथल से जो रिलेटेड डिजीज़ हैं वो चाइल्ड में ही, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव, जैसे ये वाला है आपका एग्जाम्पल, इसमें ये फैटल जो हो रहा है ये कब, ये छोटे में ही इस तरह का आया और वो फैटल हो गया। ठीक है, तो ये कभी सर्वाइव करेगा ही नहीं, कभी भी ये पेरेंट्स नहीं बनेगा कि हम यहाँ पे क्रॉस ले लें HBS करके, क्योंकि ये पेरेंट्स बन ही नहीं
सकता है। बट ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है मैन में, ये एक आपका एग्जाम्पल है जो कि बहुत लेट एज में आपका ये डिजीज़ आपका दिखता है। ये है लगभग आपका 40 ईयर्स में। तो इसलिए ये 40, तो इट मीन्स कि ये अपने कैरेक्टर को इनहेरिट कर सकता है, करता है अपने नेक्स्ट जनरेशन में। So the gene causing Huntington's chorea in man can express itself even when a single dominant allele is present. एक सिंगल डोमिनेंट, अब ये डोमिनेंट वाले का एग्जाम्पल है कि एक सिंगल भी डोमिनेंट है, जैसे ये फॉर एग्जांपल कि हंटिंगटन्स में ये वाला HBA वाला एक सिंगल भी रहेगा, जैसे ये सिंगल भी है, ये तो नहीं है बट ये सिंगल भी रहेगा तो वो ये डिजीज़ को शो करेगा, और ये वाले में तो शो करना ही करना है। तो सिंगल भी, तो ये डोमिनेंट का एग्जाम्पल है कि डोमिनेंट में HBA सिंगल भी है, तो ये वाला भी और ये वाला भी दोनों कंडीशन जो है वो आपका हंटिंगटन्स कोरिया का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ लिखा है व्हेन ए सिंगल डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट, तो उस कंडीशन में भी ये एक्सप्रेस कर रहा है आपको इस डिजीज़ को ना। इन बोथ होमो एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो बताए ना होमो भी रहे या हेट्रोजाइगस कंडीशन, कॉमा द जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली एट मिडिल एज। होमो रहे या हेट्रो कंडीशन रहे, दोनों कंडीशन में जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है कब, मिडिल एज में, यूजुअली आफ्टर 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के बाद ये डिजीज़ शो होता है किसी भी मैन में, तब तक में वो अपने इस डिजीज़ के जीन कैरी जो कर रहा है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी वो ट्रांसफ़र कर चुका होता है ये वाले कंडीशन में। इसमें होगा क्या सिम्टम्स, द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम मस्कुलर फेल्योर, मसल्स को जो हम लोग कंट्रोल करेंगे कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे किया, तो ये हम लोग चाह रहे हैं ना जैसे करना, तो वहाँ पे वो मसल्स को वो कंट्रोलिंग पावर जो है वो फेल्योर हो जाएगा कि हम चाहें कि हम ऐसे करें तो नहीं हो पा रहा है, ऐसे करें नहीं हो पा रहा है, वो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह से मस्कुलर फेल्योर हो जाएगा। और मेंटली भी वो रिटार्डेड होगा, मेंटल रिटार्डेशन, एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये आपका डोमिनेंट लीथल का ये एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट है इन्फेंटाइल एम्यूरोटिक इडियोसिस। इन्फेंटाइल नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी आपके क्या कहते हैं चाइल्ड में ही होगा। ये रेसेसिव का एग्जाम्पल है। सो ए रेसेसिव एलील इन होमोजाइगस कंडीशन कॉज ए फैटल डिजीज़। रेसेसिव एलील्स होगा, और रेसेसिव एलील जब होमोजाइगस कंडीशन होगा, जो आपका सिकल सेल वाला एग्जाम्पल था, उस तरह के कंडीशन में होमोजाइगस हो और वो रेसेसिव हो, कंडीशन कॉज ए फैटल डिजीज़ कॉल्ड इन्फेंटाइल एम्यूरोटिक इडियोसी इन जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल बिल्कुल बचपन का जो कंडीशन है उस कंडीशन में कहते हैं जुवेनाइल स्टेज, मतलब ज़्यादा बड़े का नहीं है, ये बच्चे में भी बिल्कुल छोटे में। Due to this disease, patient begin to lose their eyesight. पेशेंट का क्या होगा, उसके आईसाइट चली जाएगी, आँख की रोशनी चली जाएगी, कब, बिटवीन द एज ऑफ 3 to 4 ईयर्स, 3 से 3 to 4 ईयर्स के एज में बच्चे का आपका आईसाइट चला जाएगा, एंड फाइनली बिकम्स पैरालाइज्ड, और वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। ये आपका लीथल जील का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट आइए, थैलेसीमिया और कूलीज एनीमिया। ये भी एक टाइप का आपका एनीमिया ही है, सिकल सेल की तरह ही। इसमें भी आपका हीमोग्लोबिन का इसमें भी डिफिशियंसी हो जाता है आपका। सो इसका 2 नाम है आपका, थैलेसीमिया भी और कूलीज एनीमिया भी। ना
Cooley's anemia is a hemoglobin disease somewhat similar to sickle cell anemia. कुछ उसी की तरह मिलता जुलता है. The single gene small c which in homozygous condition, जब वो homozygous condition में यानी कि small c ये भी रेसेसिव का ही एग्जाम्पल है, रेसेसिव लीथल का. तो होमोजाइगस कंडीशन यानी स्मॉल सी लिया है, कूली से सी लिया है, ठीक है, कॉमा, प्रोड्यूसेस द सीवियर कूलीज एनीमिया और थैलेसीमिया मेजर. सीवियर जब दोनों आपका होमोजाइगस रेसेसिव होगा तो वैसे कंडीशन को सीवियर कूलीज एनीमिया बोलेंगे और थैलेसीमिया मेजर बोलेंगे. एंड कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट का डेथ हो जाएगा. द हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है ऑफ दिस लीथल जीन, हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल एक स्मॉल सी, रिजल्ट इन ए माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज कॉल्ड थैलेसीमिया माइनर. तो ये आपका माइल्ड हो गया, आपका बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है. ये हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला वो माइल्ड का हो रहेगा और ये डिजीज़ कहलाता है थैलेसीमिया माइनर. जैसे उधर मेजर था जिसमें डेथ हो जाएगी, और ये वाला थैलेसीमिया माइनर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा. चलिए नेक्स्ट है टे सैक्स लीथल, TAYSACH-S लीथल, टे सैक लीथल. ठीक है, ये डिजीज़ भी जो है रेसेसिव लीथल जीन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया आपको कि मोस्टली जो लीथल जीन के जो हैं एग्जाम्पल सारे रेसेसिव के ही एग्जाम्पल्स हैं. सो द रेसेसिव लीथल जीन फॉर टे सैक्स डिजीज़ कॉजेज डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रेन. इसमें भी यंग चिल्ड्रेन जो है उसकी डेथ हो जाएगी ओनली व्हेन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगोट्स. कब डेथ होगी? जब वो होमोजाइगोट्स होंगे. विच आर, अब उसमें सिम्टम्स क्या है? विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस एंजाइम्स नीडेड फॉर नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म. फैट के ब्रेकडाउन के लिए, फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है. फैट का मेटाबॉलिज्म मीन्स कि ब्रेकडाउन या उसकी सिंथेसिस, दोनों में जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो एंजाइम इस पर्सन में, आपका जो इस डिजीज़ से रिलेटेड जो पर्सन है पेशेंट, उसमें वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो फेल कर जा रहा है वो प्रोड्यूस करने में. तो जब वो फेल हो जाएगा तो क्या होगा? ये फैट आपका ब्रेक नहीं हो रहा है आपका, तो ब्रेक जब नहीं होगा तो वो आपके नर्व्स पे, नर्व शीथ पे आपके पूरा डिपॉजिट होते चले जाएंगे. सो द नेक्स्ट लाइन, द एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन नर्व शीथ हैम्पर्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ठीक है, लीडिंग टू पुअर मस्कुलर कंट्रोल एंड मेंटल डेफिशिएंसी. क्या होगा कि आपका इसके जो एक्युमुलेशन है फैट का वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा. कहाँ? नर्व के शीथ पे जाके आपका फैट वो आपका डिपॉजिट होने लगेगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा है. उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है ये पर्सन जो है, तो आपका वो डिपॉजिट होगा. सो वो हैम्पर कर देगा ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स का. नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन जब आपका हैम्पर्ड हो जाएगा तो वो उससे आपका मस्कुलर कंट्रोल जो है वो पुअर हो जाएगा, यानी कि फेल्योर हो जाएगा. नहीं, मसल्स कंट्रोल पावर जो है खुद का वो नहीं रह जाएगा, और मेंटल भी डेफिशिएंसी उसमें हो जाएगी. सो मेंटल डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे लीथल जीन्स के. फिर से मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, आप ये सारे को आप नोट कर लेंगे, और ये आपके लीथल
जीन से रिलेटेड डिजीज सारे हैं। ब्रैकीफेलेंगी, सिकल सेल एनीमिया, कॉन्जेनाइटल इक्थायोसिस, हंटिंगटन्स कोरिया इन मैन। ये कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं कि लेट एज में कौन सा डिजीज़ हो रहा है, तो ये आपको याद रखना होगा कि ये लेट एज में है, 40 ईयर्स के बाद ये डिजीज़ शो अपना एक्सप्रेशन शो करता है, उससे पहले नहीं शो करता है। ठीक है, और साथ में ये डोमिनेंट लीथल का भी एग्जाम्पल है, और सारे के सारे आपके रिसेसिव लीथल का एग्जाम्पल है। और ये इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा कि जो ज़्यादा एज में कौन सा डिजीज़ हो रहा है आपका, तो वो भी हो गया। और सारे छोटे के लिए है इन्फेंटाइल एमोरेटिक इडियोसी, थैलेसीमिया, कूलीज एनीमिया, और ये आपका टे सेक्स लीथल, ये भी। तो ये सारे आपके इस तरह के सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग आएंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक होगा, प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन जिसमें कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स को शो करता है, मल्टीपल, एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट को जब शो करे, कोई भी जीन शो करता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को वो शो कर दे रहा है, जीन जो है वो इफ़ेक्ट को शो कर रहा है, तो उस तरह के जीन को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। देखिए, मोस्ट जीन्स हैव देयर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स। ज़्यादातर जो है मोस्ट जीन्स हैव देयर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स एंड आर कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन्स। ठीक है, तो इस तरह के जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहेंगे। द फेनोमेनन ऑफ मल्टीपल इफ़ेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिज्म। और इस तरह का फेनोमेना जिसमें कि एक सिंगल जीन ही एक से ज़्यादा मल्टीपल इफ़ेक्ट को शो कर रहा है, तो उस फेनोमेना को कहेंगे प्लियोट्रॉपिज्म, और उस तरह के जीन को कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से नेक्स्ट क्लास में फिर इसे समझाएंगे।